नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की तह तक जा रहे हैं जो हमारे सबके सोचने के तरीकों को ना चुपचाप प्रभावित करता है। संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह यानी कि कॉग्निटिव बायसेस। हाँ, ये वो अनदेखे मानसिक रास्ते हैं जिन पर चलकर हमारा दिमाग फैसले लेता है और कभी-कभी ये रास्ते हमें सही मंजिल तक नहीं ले जाते। बिल्कुल। और इस विषय को समझने के लिए देखो, हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं। कुछ ब्लॉग पोस्ट्स हैं जैसे बेटसी और क्लच ऐप से, जो रोजमर्रा के जीवन में दिखने वाले आम पूर्वाग्रहों और उनके असर पर बात करती हैं। अच्छा। फिर विकिपीडिया से मिली जानकारी काफ़ी डिटेल्ड है, जिसमें अलग-अलग तरह के पूर्वाग्रह है, उनका इतिहास और उन्हें कम करने के तरीकों का भी जिक्र है। और साथ ही फास्टर कैपिटल और दृष्टि आईएएस जैसी सामग्री भी है जो बताती है कि ये पूर्वाग्रह है, खासकर हमारे खरीदने के फैसलों मतलब उपभोक्ता व्यवहार को कैसे दिशा देते हैं। तो आज इस गहरी पड़ताल का मकसद साफ है, समझना है कि ये दिमागी शॉर्टकट क्या बला है, ये काम कैसे करते हैं और सबसे जरूरी, हम कैसे ज्यादा जागरूक होकर ज्यादा तर्क संगत फैसले ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बुनियादी सवाल से, ये संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह आखिर हैं क्या चीज? आसान भाषा में कहें तो संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह हमारे सोचने के वो व्यवस्थित पैटर्न है जो हमें तर्कसंगत निर्णय लेने से एक तरह से भटकाते हैं। भटकाते हैं? हाँ, ये असल में मानसिक शॉर्टकट्स या ह्यूरिस्टिक्स हैं। हमारा दिमाग ना जानकारी को तेजी से प्रोसेस करने के लिए इनका इस्तेमाल करता है, खासकर तब जब जानकारी बहुत ज्यादा हो या फैसला जल्दी लेना हो। मतलब एक तरह की डिफॉल्ट सेटिंग? हाँ बिल्कुल, दिमाग की डिफॉल्ट सेटिंग जैसा समझ सकते हैं इसे। और ये कोई नई बात तो है नहीं, ये विचार तो काफी समय से है, शायद 70 के दशक से। हाँ, आप सही कह रहे हैं। इस अवधारणा को 1972 में मनोवैज्ञानिक अमोस टवर्स्की और डैनियल कनामैन में काफी प्रमुखता से सामने रखा था। हाँ, कैनमैन और टवर्स्की। हाँ, उन्होंने अपने काम से दिखाया कि लोग खासतौर पर जब अनिश्चितता का सामना कर रहे हों तो फैसले लेने के लिए इन ह्यूरिस्टिक्स पर कितना निर्भर करते हैं। ये शॉर्टकट हमें रफ्तार तो देते हैं, लेकिन अक्सर सटीकता की कीमत पर। तो क्या ये हमेशा ही गलतियों की तरह देखे जाने चाहिए? मतलब क्या इनका कोई अच्छा पहलू नहीं है? जरूरी नहीं कि ये हमेशा नकारात्मक ही हो। देखो, विकिपीडिया के स्रोत बताते हैं कि हालांकि ये अक्सर त्रुटियों और अतार्किक फैसलों की वजह बनते हैं, कुछ पूर्वाग्रह विकास के क्रम में फायदेमंद भी रहे होंगे। अच्छा, जैसे? सोचिए किसी खतरनाक स्थिति में जहां तुरंत प्रतिक्रिया देनी हो, वहां दिमागी शॉर्टकट जान बचाने वाला साबित हो सकता है। ऐसी स्थितियों में सटीकता से ज्यादा तेजी मायने रखती है ना? हाँ, ये बात तो है, ये दिलचस्प नुक्ता है। पर क्या सभी विशेषज्ञ इन्हें दिमागी खामी या त्रुटि ही मानते हैं? इगरेंसा वो तर्क देते हैं कि जिन्हें हम पूर्वाग्रह कह रहे हैं, वे असल में हमारी अंतर्ज्ञान शक्ति मतलब गट फीलिंग्स का हिस्सा है। गट फीलिंग्स, हाँ। गिगरेंजा का मानना है कि ये हमें कई बार बहुत प्रभावी ढंग से निर्णय लेने में मदद कर सकती हैं और इन्हें सीधे तौर पर तर्कहीन कहना शायद सही नहीं होगा। ये नजरिया हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये दिमागी पैटर्न हमेशा समस्या ही है? ठीक है, तो ये मामला काफी पेचीदा है। चले कुछ सबसे आम और प्रभावी पूर्वाग्रहों पर बात करते हैं। पुष्टि पूर्वाग्रह यानी कॉन्फर्मेशन बायस, इसका नाम तो अक्सर सुनने में आता है। इसके बारे में हमारे स्रोत क्या कहते हैं? हाँ, पुष्टि पूर्वाग्रह शायद सबसे ज्यादा कॉमन पूर्वाग्रहों में से एक है। बेटसी और विकिपीडिया दोनों ही इसे ऐसे समझाते हैं। ये हमारी वो प्रवृत्ति है जिसके तहत हम ऐसी जानकारी ढूंढते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं या उसे याद रखते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई मान्यताओं या विचारों की पुष्टि करती हो। अच्छा, मतलब जो हम मानते हैं वही ढूंढते हैं। हाँ बिल्कुल, हम अनजाने में ही उन सबूतों को ज्यादा वजन देते हैं जो हमारी सोच से मेल खाते हैं, और जो बातें हमारी सोच के खिलाफ चाहती हैं उन्हें या तो नजरअंदाज कर देते हैं या कमतर आंकते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? बेटसी ब्लॉक का कहना है कि ये हमें अपनी ही राय के दायरे में कैद कर देता है ना? हाँ, जिससे खुले दिमाग से सोचना और अपनी सोच पर सवाल उठाना मुश्किल हो जाता है। सही कहा। क्लच ऐप के स्रोत कुछ लक्षणों की बात करते हैं, जैसे सिर्फ वही खबरें पढ़ना जो हमारे विचारों से मिलती हों, या ये मान लेना कि हम तो हमेशा सही होते हैं। हाँ, क्योंकि दिमाग विपरीत जानकारी को फिल्टर कर देता है। ये एक तरह का इको चैम्बर बन जाता है, सही ना? बिल्कुल बिल्कुल। विकिपीडिया इसे संज्ञानात्मक असंगति यानी कॉग्निटिव डिसोनेंस से भी जोड़ता है। अच्छा, वो कैसे? देखो, जब हमारी किसी मान्यता और किसी नई जानकारी या हमारे अपने किसी काम के बीच टकराव होता है
तो हमें एक मानसिक बेचैनी सी महसूस होती है। हाँ, होती है। तो इस बेचैनी को कम करने के लिए हम अक्सर ऐसी जानकारी तलाशने लगते हैं जो हमारी मूल मान्यता को सही ठहराए, भले ही वो जानकारी पूरी तरह निष्पक्ष या सटीक ना हो। ये खुद को सही साबित करने की एक अंदरूनी कोशिश है। पुष्टि पूर्वाग्रह के बाद एक और पूर्वाग्रह जिसका जिक्र बार बार होता है वो है एंकरिंग पूर्वाग्रह। ये सुनने में तो सीधा लगता है, पर क्या ये वाकई इतना शक्तिशाली है कि कोई अप्रासंगिक शुरुआती जानकारी भी हमारे फैसले बदल सकती है? हाँ, अरे एंकरिंग पूर्वाग्रह बहुत शक्तिशाली हो सकता है। बेट्सी और विकिपीडिया दोनों इसे समझाते हैं। ये तब होता है जब हम किसी फैसले के लिए मिली पहली जानकारी, जिसे एंकर कहते हैं, उस पे जरूरत से ज्यादा निर्भर हो जाते हैं। पहली जानकारी पे? हाँ, चाहे वो शुरुआती जानकारी कितनी भी रैंडम हो या अप्रासंगिक क्यों ना हो, वो हमारे बाद के अनुमानों और फैसलों के लिए एक रेफरेंस पॉइंट बन जाती है। बेट्सी ब्लॉग में तावरस्की और कैनेमन के उस क्लासिक प्रयोग का जिक्र है, संयुक्त राष्ट्र में अफ्रीकी देशों के प्रतिशत वाला। वो इसे कैसे दिखाता है? वो प्रयोग एंकरिंग का बिल्कुल सटीक उदाहरण है। प्रतिभागियों से संयुक्त राष्ट्र में अफ्रीकी देशों का प्रतिशत अनुमान लगाने को कहा गया। ठीक है। लेकिन उससे पहले उन्हें एक व्हील ऑफ फॉर्चून घुमाने को कहा गया, जो 0 से 100 के बीच एक रैंडम नंबर पर रुकता था। ये था एंकर। अच्छा, एक रैंडम नंबर। हाँ। और नतीजा चौंकाने वाला था। जिन लोगों का पहिया ऊंची संख्या पर रुका, जैसे 65, उन्होंने अफ्रीकी देशों का प्रतिशत काफी ज्यादा बताया। और जिनका पहिया नीची संख्या पर रुका, मान लो 10, उन्होंने काफी कम बताया। ये दिखाता है कि एक पूरी तरह से अप्रासंगिक शुरुआती नंबर भी हमारे दिमाग में एक लंगर डाल देता है और हमारे अनुमान को अपनी तरफ खींच लेता है। कमाल है। और ये सिर्फ लैब की बात नहीं है। बेट्सी और विकिपीडिया दोनों बताते हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भरा पड़ा है। मोल भाव करते समय पहली कीमत, हाँ बिल्कुल, प्रॉपर्टी खरीदते समय लिस्टिंग प्राइस, निवेश के फैसले, यहाँ तक के डॉक्टर के निदान और जज के सजा सुनाने में भी इसका असर होता है। निश्चित रूप से बातचीत में जो पहली पेशकश करता है वो अक्सर एंकर सेट कर देता है। रियल एस्टेट में ज्यादा लिस्टिंग प्राइस खरीदार की नजर में प्रॉपर्टी की कीमत को बढ़ा सकता है। कारोबार के लिए भी इसके मायने हैं। कंपनियां ग्राहकों को बहुत ऊंची शुरुआती कीमत बताकर गलत एंकर सेट करने से बच सकती हैं, या फिर वे रणनीतिक रूप से सकारात्मक एंकर का इस्तेमाल करके अपने उत्पाद को ज्यादा मूल्यवान दिखा सकती हैं। पुष्टि और एंकरिंग पूर्वाग्रह तो बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन हमारे सोचने के ऐसे और भी कई पैटर्न हैं, है ना? हमारे स्रोत कई और पूर्वाग्रहों का भी जिक्र करते हैं। कुछ शायद इस बात से जुड़े हैं कि हमें कौन सी जानकारी आसानी से याद आती है या हम भीड़ के साथ कितना चलते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये हमें उपलब्धता अनुमानी यानी अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स की ओर ले जाता है। हम उन चीज़ों को ज़्यादा संभावित या महत्वपूर्ण मान लेते हैं जो हमारे दिमाग में आसानी से आ जाती हैं, जैसे कोई हालिया घटना या कोई भावनात्मक रूप से मजबूत याद। हाँ, जो ताज़ा हो या ज़्यादा असरदार हो। हाँ, इसी तरह बैंडवेगन प्रभाव, बैंडवेगन इफेक्ट है। किसी चीज़ पर इसलिए यकीन कर लेना या उसे अपना लेना क्योंकि बहुत सारे दूसरे लोग ऐसा कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं तो सही होगा वाली सोच है। हाँ, भेड़ चाल एक तरह से। और क्या ऐसे पूर्वाग्रह भी हैं जो हमारे अतीत को देखने के नजरिए या खुद को और दूसरों को आंकने के तरीके को प्रभावित करते हैं? हाँ जरूर। पश्चात दृष्टि पूर्वाग्रह, हाइंडसाइट बायस। कोई घटना हो जाने के बाद हमें लगता है कि अरे ये तो मुझे पहले से ही पता था। हाँ, ये तो बहुत होता है ना? फिर नकारात्मकता पूर्वाग्रह, नेगेटिविटी बायस, जिसकी वजह से बुरी खबरें या अनुभव अच्छी खबरों या अनुभवों की तुलना में हम पर ज्यादा गहरा असर डालते हैं। बुरी बातें ज्यादा याद रहती हैं। हाँ, अपनी क्षमताओं को लेकर भी पूर्वाग्रह होते हैं, जैसे अति आत्मविश्वास प्रभाव, ओवर कॉन्फिडेंस इफेक्ट, अपनी काबिलियत को जरूरत से ज्यादा आंकना, और संक कॉस्ट भ्रांति, किसी प्रोजेक्ट या काम में इसलिए पैसा या समय लगाते रहना क्योंकि हम पहले ही उसमें बहुत कुछ लगा चुके हैं, भले ही अब वो फायदेमंद ना रहा हो। ओ हाँ, इतना पैसा लगा दिया, अब कैसे छोड़े वाला। स्रोतों में दूसरों को समझने में होने वाली गलतियों का भी जिक्र था, जैसे किसी के व्यवहार के लिए उसकी शख्सियत को जिम्मेदार ठहराना, हालात को नजरअंदाज कर देना। हाँ, उसे मौलिक आरोपण त्रुटि कहते हैं, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर या FAE। हम दूसरों के व्यवहार की वजह अक्सर उनकी पर्सनालिटी को मान लेते हैं,
वो ऐसा ही है, जबकि अपने व्यवहार के लिए हम बाहरी परिस्थितियों को दोष देते हैं। हालात ही ऐसे थे। अच्छा। इसी से जुड़ा हुआ है स्व-सेवा पूर्वाग्रह, सेल्फ सर्विंग बायस। अपनी कामयाबियों का सेहरा अपने सर बांधना और नाकामियों के लिए दूसरों या हालात को जिम्मेदार ठहराना। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है, हम सब करते हैं शायद कभी ना कभी। बिल्कुल। और फिर इन ग्रुप पूर्वाग्रह, अपने समूह के लोगों का पक्ष लेना, चाहे वो अपना देश हो, टीम हो या समुदाय, और बाहरी समूह के प्रति थोड़ी शंका रखना। ये सारे पूर्वाग्रह हमारे सामाजिक रिश्तों और फैसलों पर गहरा असर डालते हैं। तो ये सभी पूर्वाग्रह हमारे फैसलों को, खासकर आज के इस डिजिटल युग में, कैसे प्रभावित कर रहे हैं? फास्टर कैपिटल के स्रोत इस पर रोशनी डालते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी ने उपभोक्ता व्यवहार को बदल दिया है। हाँ, टेक्नोलॉजी ने इन पूर्वाग्रहों के खेल के मैदान को बिल्कुल बदल दिया है। फास्टर कैपिटल बताता है कि इंटरनेट ने हमें जानकारी तक अभूतपूर्व पहुंच दी है। हम रिसर्च कर सकते हैं, रिव्यू पढ़ सकते हैं, कीमतें कंपेयर कर सकते हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन यहीं पे कन्फर्मेशन बायस काम कर सकता है। हम शायद वही रिव्यू या जानकारी ढूंढें जो हमारे पहले से बने मन की पुष्टि करे। सही बात। और फिर है पर्सनलाइजेशन। Amazon, नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स हमारे पिछले व्यवहार के आधार पर, जो खुद पूर्वाग्रहों से प्रभावित हो सकता है, हमें वही दिखाते हैं जो हमें पसंद आने की संभावना है। इससे हमारे मौजूदा झुकाव और मजबूत होते जाते हैं। मतलब मोबाइल कॉमर्स की आसानी और सोशल मीडिया का प्रभाव, जैसा फास्टर कैपिटल कहता है, वो भी इन पूर्वाग्रहों के साथ मिलकर काम करते हैं। बिल्कुल। सोशल मीडिया अक्सर बैंडवैगन इफेक्ट को हवा देता है। जब हम देखते हैं कि सभी एक खास प्रोडक्ट या ट्रेंड के पीछे हैं। हाँ, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वगैरह। हाँ, ये अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक को भी ट्रिगर कर सकता है। किसी प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारे पोस्ट देखकर हमें लग सकता है कि वो बहुत पॉपुलर या ज़रूरी है। साथ ही फास्टर कैपिटल बदलते उपभोक्ता परिदृश्य पर भी ध्यान दिलाता है, जैसे बहुसांस्कृतिक उपभोक्ताओं की बढ़ती क्रय शक्ति, डिजिटल नेटिव्स की ऊंची उम्मीदें और सस्टेनेबिलिटी की बढ़ती मांग। ये सभी ट्रेंड्स हमारे मनोवैज्ञानिक कारकों जैसे प्रेरणा, धारणा और सामाजिक सांस्कृतिक प्रभावों, संस्कृति, परिवार जैसा फास्टर कैपिटल और दृष्टि IAS बताते हैं, के साथ मिलकर हमारे फैसलों को आकार देते हैं। और इन सब में पूर्वाग्रह अपनी भूमिका निभाते ही हैं। दृष्टि IAS का स्रोत एक गंभीर सामाजिक पहलू की ओर भी इशारा करता है कि जब इन पूर्वाग्रहों का जानबूझकर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे प्रोपेगेंडा में, तो ये समाज में बड़ा तनाव और विभाजन पैदा कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। इन ग्रुप बायस या पुष्टि पूर्वाग्रह का इस्तेमाल करके लोगों को आसानी से बहकाया जा सकता है। इतिहास में इसके कई उदाहरण हैं। ये हमें इन पूर्वाग्रहों के व्यावहारिक महत्व और उनके व्यापक असर की ओर ले जाता है। विकिपीडिया बताता है कि इनका प्रभाव सिर्फ व्यक्तिगत फैसलों तक सीमित नहीं है, बल्कि मैनेजमेंट, फाइनेंस, मेडिसिन और कानून जैसे पेशेवर क्षेत्रों में भी गहरा है। हाँ, खासकर अति आत्मविश्वास यानी ओवर कॉन्फिडेंस वित्तीय बाजारों में खतरनाक हो सकता है। एंकरिंग मूल भाव या मेडिकल डायग्नोसिस में गुमराह कर सकता है। और फ्रेमिंग प्रभाव, मतलब किसी बात को कैसे पेश किया जा रहा है, वो कानूनी दलीलों के नतीजों को बदल सकता है। कानून प्रवर्तन में भी। हाँ, विकिपीडिया के अनुसार कानून प्रवर्तन में पुष्टि पूर्वाग्रह यानी कन्फर्मेशन बायस जांच की दिशा को गलत मोड़ दे सकता है और इससे बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं, निर्दोष भी फंस सकते हैं। और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी जैसे सेहत से जुड़े फैसलों पर भी इनका असर होता है। विकिपीडिया बताता है कि हाँ, ये अस्वास्थ्यकर भोजन चुनने, खाने पीने की आदतों बिगड़ने या शरीर की छवि बॉडी इमेज से जुड़ी समस्याओं में भी भूमिका निभा सकते हैं। ओह! इनका दुरुपयोग हेरफेर करने वाले विज्ञापनों या भ्रामक सूचनाओं में भी होता है। हालांकि विकिपीडिया एक दिलचस्प सकारात्मक संभावना का भी जिक्र करता है। अच्छा, क्या? कि टीम में समस्या सुलझाते समय अगर सही तरीके से संभाला जाए तो श्रेष्ठता पूर्वाग्रह, सुपीरियॉरिटी बायस, ये मानना कि अपना समूह बेहतर है, कभी-कभी टीम को ज्यादा विविध और रचनात्मक समाधान तलाशने के लिए प्रेरित कर सकता है। पर इसे संभालना बहुत जरूरी है। ये तो काफी बारीक बात है। विकिपीडिया इन पूर्वाग्रहों को सामूहिक भ्रम और गलत सूचना, खासकर ऑनलाइन दुनिया में फैलने से भी जोड़ता है। ट्विटर पर गलत सूचना के प्रसार पर हुआ अध्ययन इसका एक उदाहरण है। ये कनेक्शन कैसे काम करता है? देखो, गलत सूचना अक्सर हमारे मौजूदा पूर्वाग्रहों को ही निशाना बनाती है, जैसे कन्फर्मेशन बायस, या फिर वो मजबूत भावनात्मक प्रतिक्रियाएं पैदा करती हैं जो
अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक को ट्रिगर करती हैं। हाँ, गुस्सा या डर जगाने वाली खबरें। बिल्कुल। जब कोई जानकारी हमारी पहले से बनी राय से मेल खाती है या हमें भावनात्मक रूप से उकसाती है, तो हम उसे बिना जांचे परखे सच मान लेने और आगे बढ़ाने की ज्यादा संभावना रखते हैं। इस तरह पूर्वाग्रह गलत सूचना के वाहक बन जाते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इन गहरे जमे हुए मानसिक पैटर्न्स पर काबू पा सकते हैं? दृष्टि आईएएस का कहना है कि ये मुश्किल जरूर है, लेकिन सामाजिक सद्भाव के लिए जरूरी है। पहला कदम क्या होना चाहिए? सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है जागरूकता। क्लच ऐप कुछ संकेतों को पहचानने का सुझाव देता है, जैसे हमेशा ये मानना कि आप ही सही हैं, अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष देना या दूसरों की कामयाबी को पहचाना पाना। मतलब खुद के सोचने के तरीके पर ध्यान देना। हाँ, इन पैटर्न्स को अपने अंदर पहचानना शुरू करना होगा। खुद से पूछना होगा कि क्या मैं ऐसा सोच रही हूँ। और जागरूकता के बाद क्या कुछ ठोस तकनीकें हैं जिन्हें हम अपना सकते हैं? हाँ, कई तकनीकें हैं। पुष्टि पूर्वाग्रह से लड़ने के लिए क्लच ऐप और बेटसी दोनों सुझाव देते हैं कि हमें जानबूझकर ऐसे विचार और दृष्टिकोण तलाशने चाहिए जो हमारी मान्यताओं को चुनौती देते हों। अलग राय वाले लोगों से बात करना, अलग स्रोत पढ़ना। एक्टिवली? हाँ, एक्टिवली। और एंकरिंग से बचने के लिए बेटसी सलाह देता है कि शुरुआती जानकारी पर सवाल उठाएं और जानबूझकर दूसरे संदर्भ बिंदु या स्रोत खोजें, सिर्फ पहली कीमत पर ही ना अटकें। क्या मानसिकता में बदलाव भी जरूरी है? मतलब सोचने के तरीके में ही? बिल्कुल। क्लच ऐप बौद्धिक विनम्रता यानी इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी अपनाने की बात करता है। ये स्वीकार करना कि हम सब कुछ नहीं जानते और हम गलत हो सकते हैं। ये मुश्किल है। हाँ, पर जरूरी है। विकिपीडिया नियंत्रित बनाम स्वचालित सोच का उपयोग करने की सलाह देता है, यानी जल्दबाजी में रिएक्ट करने के बजाय सोच समझकर फैसला लेना, थोड़ा रुक कर सोचना। सामाजिक स्तर पर दृष्टि आईएएस शिक्षा, सूचना के प्रसार और अलग अलग समूहों के बीच संपर्क बढ़ाने पर जोर देता है। विकिपीडिया ने संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह संशोधन सीबीएम नाम की थेरेपी का भी जिक्र किया था। ये क्या चीज है? सीबीएम एक उभरता हुआ चिकित्सीय तरीका है, जैसा विकिपीडिया बताता है। इसका इस्तेमाल चिंता, अवसाद, व्यसन जैसी स्थितियों में ध्यान और व्याख्या संबंधी पूर्वाग्रहों को बदलने के लिए किया जा रहा है। कैसे? अक्सर कंप्यूटर आधारित अभ्यासों के जरिए ये ध्यान देने के पैटर्न को बदलने की कोशिश करता है, जैसे नकारात्मक घटनाओं पर कम ध्यान देना। इसके अलावा विकिपीडिया के अनुसार जवाबदेही तय करना और सही व्यवहार के लिए प्रोत्साहन देना भी कुछ पूर्वाग्रहों जैसे मौलिक आरोपण त्रुटि को कम करने में मदद कर सकता है। क्या ये पूर्वाग्रह सभी लोगों को एक जैसे प्रभावित करते हैं या इसमें कुछ फर्क होता है लोगों में? विकिपीडिया के अनुसार हाँ, व्यक्तिगत अंतर पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जो लोग संज्ञानात्मक प्रतिबिंब परीक्षण कॉग्निटिव रिफ्लेक्शन टेस्ट पर अच्छा स्कोर करते हैं, मतलब जो अपनी पहली प्रतिक्रिया पर सवाल उठाने में बेहतर होते हैं, वे कुछ पूर्वाग्रहों के प्रति कम संवेदनशील हो सकते हैं। अच्छा। उम्र का भी असर हो सकता है। कुछ शोध बताते हैं कि बुजुर्ग कुछ खास तरह के पूर्वाग्रहों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं, हालांकि उनके पास जीवन का अनुभव भी होता है जो उन्हें इनसे बचने में मदद कर सकता है। तो ये मिला जुला असर है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह हमारे सोचने के तरीके का एक अंदरूनी हिस्सा है। ये टाले नहीं जा सकते पूरी तरह से। हाँ, एक तरह से। और ये हमारे फैसलों पर, हम क्या खरीदते हैं से लेकर हम दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं तक सूक्ष्म और कभी-कभी बहुत बड़े तरीकों से असर डालते हैं। बिल्कुल। और यहाँ सबसे बड़ी सीख शायद ये है कि इन पूर्वाग्रहों के बारे में जानना और जागरूक होना ही ज्यादा तर्कसंगत, ज्यादा सूचित और ज्यादा निष्पक्ष फैसले लेने की दिशा में पहला सबसे महत्वपूर्ण कदम है। पहला कदम। हाँ, सिर्फ जागरूकता शायद अपने आप में काफी ना हो, लेकिन इसके बिना बदलाव की शुरुआत नहीं हो सकती। हमें सक्रिय रूप से अपनी सोच को चुनौती देनी होगी, अलग अलग नजरियों पर विचार करना होगा और अपने दिमागी शॉर्टकट्स पर सवाल उठाने के लिए तैयार रहना होगा। ये निश्चित रूप से हमें बहुत कुछ सोचने में मजबूर करता है और ये हमारे श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाता है। अब जब हम ये जानते हैं कि हमारा दिमाग जानकारी को कैसे फिल्टर करता है, कैसे वो शुरुआती बातों पर अटक जाता है, कैसे वो अपनी ही मान्यताओं को सही ठहराने की कोशिश करता है, तो कोई व्यक्ति रोजमर्रा की जिंदगी में खासकर इंटरनेट पर मिलने वाली सूचनाओं के अथाह सागर में अपने नजरिए को कैसे बदल सकता है? क्या सिर्फ ये जान लेना कि पूर्वाग्रह मौजूद हैं हमारे व्यवहार को बदलने के लिए काफ़ी है, या इसके लिए लगातार कोशिश और अभ्यास की ज़रूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए।